अब देखो बच्चों, आज हम एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें से जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। ओके, तो देखो बच्चों, नाइट्रेशन मींस रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय नाइट्रो ग्रुप। समझ गए बच्चों कि एल्केन के हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किससे होगा? नाइट्रो ग्रुप से। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। ओके, कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय NO2 ग्रुप। समझ गए बच्चों, एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन NO2 समूह से होगा। अब यहां पर देखो मैंने लिखा है कि लोअर मेंबर्स जैसे कि CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, नॉर्मल ब्यूटेन है, डू नॉट गिव नाइट्रेशन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये जो मेंबर्स हैं लोअर मेंबर्स, तो ये एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर पर नाइट्रेशन नहीं देते। मींस हम इन एल्केन्स को लें और उनमें हम नाइट्रिक एसिड मिला लें और नाइट्रेशन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इन एल्केन्स को वेपर फेस में लें और इतने टेम्परेचर पर नाइट्रेशन कराएं तो पॉसिबल हो जाता है नाइट्रेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर CH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इजीली फ्री रेडिकल बनाता है और नाइट्रो ग्रुप उस फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर देता है। इसमें जो टर्सरी ब्यूटेन है बच्चों, टर्सरी ब्यूटेन एक लो टेम्परेचर पर भी नाइट्रेशन देता है। इसका रीजन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में आता है कि इनमें से कौन सा एल्केन नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रेशन करेगा। तो ध्यान रखें कौन सा एल्केन? टर्सरी ब्यूटेन जो है वो एक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नाइट्रेशन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें टर्सरी फ्री रेडिकल बनता है। आप देखोगे कि जो नाइट्रेशन है ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, भी हम मैकेनिज्म से देखते हैं, तो वो रिएक्शन कर लेता है। बाकी हायर मेंबर्स तो जो है 5, 6, 7 या इससे बड़े, उनमें इजी गोइंग नाइट्रेशन होता है क्योंकि उनमें अगर रेडिकल्स बनते हैं तो वो स्टेबल है, और अगर उनमें टर्सरी हाइड्रोजन है तो नाइट्रेशन बहुत ही इजी गोइंग होगा। ओके, तो समझ गए बच्चों कि छोटे सदस्य जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ये जो है एक सामान्य ताप पर नाइट्रीकरण नहीं करते क्योंकि इनके रेडिकल्स इजी गोइंग नहीं बनते। इनमें नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें, लेकिन टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो फिर नाइट्रीकरण हो सकता है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे CH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तृतीयक नाइट जो ब्यूटेन है बच्चों वो एक सामान्य ताप पर भी नाइट्रीकरण करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें एक फ्री रेडिकल टर्शरी बनता है जो स्टेबल है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारे पास प्रोपेन। अब आप प्रोपेन में देखोगे कि 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन और ये है क्या? सेकेंडरी। ये है 1 डिग्री CH। तो इनका नाइट्रेशन जब होता है इस टेम्परेचर में तो एक तो बना ये नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, ये है 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखो बच्चों ये 25% है, ये 40%। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएगा, ये प्राइमरी। और इसके अलावा इसमें इस बॉन्ड की ब्रेकिंग भी हो जाती है, तो ऐसे में इथेन का और मीथेन का ये भी नाइट्रो एल्केन्स पॉसिबल हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये वाला जो है स्टेबल फ्री रेडिकल बनने के कारण आता है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटेन और आप देखोगे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हल्का सा भी गर्म कर दें तो नाइट्रेशन हो जाता है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें, मैकेनिज्म में अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप वैसे भी देखते हैं कि एल्केन्स में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल है। मींस यहाँ पर HONO2 जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल NO2 और OH फ्री रेडिकल। और फिर ये है कोई एल्कीन, सपोज हमारे पास हमने प्रोपेन लिया था CH3, CHH, CH2H और यहाँ है OH रेडिकल। तो यहाँ से 2 टाइप्स के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, एक तो ये और एक देखोगे सेकेंडरी। ये मोर स्टेबल होता है, ये तो हम जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यहां पर अब NO2 जब अटैक करेगा, ओके, तो ये कम स्टेबल है इसलिए कम बनेगा, इससे प्रोडक्ट भी कम बनेगा बच्चों।
लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी अमाउंट मोल्स ज्यादा होंगे मिक्सचर में, और यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैक करेगा, तो ये यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से नाइट्रेशन में आपको कोई एक एल्केन दे देते हैं और इसमें कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एल्केन, तो ध्यान रखें जो मैंने आपको हैलोजनेशन बताया है ना कि उसमें कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स बन सकते हैं, जस्ट उतने ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एल्केन्स भी पॉसिबल हैं जितने प्रकार के उनमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के सेट्स होते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये था नाइट्रेशन। अब देखो बच्चों एक और रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में आते हैं हम, और वो होती है कौन सी, सल्फोनेशन। अब हम नेक्स्ट में आते हैं और वो है सल्फोनेशन। ओके, सल्फोनेशन का मतलब होगा कि यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय HSO3 ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप से इसका रिप्लेसमेंट होगा, तो एक सल्फोनिक एसिड बनेगा। देखो कैसे, मींस ये है हमारे पास एल्केन प्लस HO SO3H, तो यहां से ये ग्रुप रिमूव हुआ और बना SO3H, ये कहलाएगा एक एल्केन, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ये प्लस H2। इसमें भी वही होता है जो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, ठीक है, do not give sulfonation at low temperature but give at high temperature, ठीक है, in vapor phase। If used oleum, then obtain better yield of sulfonic acid। समझ गए बच्चों कि जो छोटे सदस्य हैं, छोटे मेंबर, ये जो है ये वाले मेंबर, छोटे मेंबर सदस्य सल्फोनेशन नहीं करते, निम्न ताप पर नहीं करते, ये ध्यान, बट हाई टेम्परेचर ली जाए, उच्च ताप लिया जाए, उच्च ताप पर वाष्प अवस्था ली जाए, ठीक है, तो सल्फोनेशन होता है। और अगर हम सल्फोनिक ओलियम H2S2O, ठीक है, H2S2O7 या H2SO4 प्लस SO3 इनका मिक्सचर में, तो आप देखोगे कि सल्फोनेशन बहुत इजी गोइंग होता है। तो सल्फोनेशन की अगर आप देखोगे, ये जो सल्फोनिक एसिड है बच्चों, यूज्ड इन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है, डिटर्जेंट, इनके फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि RSO3H प्लस NaOH तो बनता है RSO3Na प्लस H2O, इनका यूज होता है डिटर्जेंट के फॉर्म में। ओके, अपमार्जक, समझ गए बच्चों, तो इनका यूज होता है अपमार्जक। यहां पर जो रेडिकल में जो इसकी मैकेनिज्म है वो भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आप देखोगे कि जो सल्फोनेशन है वो भी एक क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि ये है हमारे पास HOSO3H, यूज किया हीट, तो ये इस तरह से SO3H ग्रुप में चेंज हो गया, फ्री रेडिकल बना, और ये है एल्केन प्लस HO फ्री रेडिकल, तो बना ये प्लस H2O, और फिर फ्री रेडिकल SO3, तब बन जाएगा RSO3H। अब R यहाँ पर 6 कार्बन 7 कार्बन इस तरह के एल्केन्स यूज करते हैं। तो ये है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन एल्केन्स का सल्फोनेशन की जो रिएक्शन है बच्चों, वो डिटर्जेंट फॉर्मेशन में भी यूज होती है, प्रिपरेशन में यूज होती है। इसके अलावा एल्कीन से भी डिटर्जेंट्स बनते हैं जब सल्फोनेशन कराते हैं। तो ये था हमारा सल्फोनेशन। अब हम आएंगे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में एल्केन्स की, और वो है ऑक्सीडेशन। तो देखो एल्केन्स
ऑक्सीडाइजर है, सिंपल ऑक्सीडाइजर जो कॉमन ऑक्सीडाइजर हैं KMnO4, K2Cr27, इन ऑक्सीडाइजर्स से एक नॉर्मल टेम्परेचर पर एक नॉर्मल कंडीशन में जो है ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। सॉरी ठीक है। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। तो देखो बच्चों, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स में अगर हम फर्स्ट लें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं कंबस्जन, ओके कंबस्जन। तो जो एल्केन्स हैं बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं, आप देखोगे CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब किस लिए यूज होते हैं? फ्यूल्स के फॉर्म में। तो जो एल्केन्स हैं बहुत अच्छे फ्यूल हैं, इनका बहुत इजी गोइंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मींस इनका कंबस्चन। ओके, तो यहां पर अगर हम कंबस्चन में मतलब होता है कि इजीली, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय atmospheric oxygen, therefore used as fuel। समझ गए बच्चों? बहुत आसानी से ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होते हैं, इसलिए ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। समझ गए ना? CNG है, आप देखोगे जैसे CNG, LPG, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, कैरोसिन है, इन सब का यूज हम किस में करते हैं? आपने देखा होगा ये सब फ्यूल के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये बहुत अच्छे। तो देखो हम एक कंप्लीट कंबस्टन को ऐसा लिखे हैं, C ये है प्लस O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 और यहां क्या? H2। ये तो गैस के फॉर्म में बन गया, ये वेपर भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है। अब आता है कि यहां ऑक्सीजन निकालना है आपको कि कितना ऑक्सीजन यूज हुआ होगा। तो देखो बच्चों, यहां से आप सीधा लिख रहे हैं कि जितने कार्बन उतने ही CO2, और एक CO2 में एक O2, तो एक जितने कार्बन होंगे, जितना X की वैल्यू होगी उतने O2 तो लगेंगे। तो यहां पर आप देखो XO2 फॉर, ठीक है, X कार्बन एटम्स, एक चीज। दूसरा आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन यूज होते हैं हाइड्रोजन के लिए, कि यहां पर अगर आप देखोगे कि 4 हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू 1 O2, तो Y हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? जितने भी होंगे हमारे पास कि जब जितने हाइड्रोजन एटम है तो Y के लिए तो कितना हो जाएगा? Y/4 O2। तो यहां पर ये इसका V वॉल्यूम है, तो इसका जो वॉल्यूम यूज होगा ऑक्सीजन का वो होगा X + Y/4, ओके, इतना। मतलब इसका जो वॉल्यूम यूज हुआ है ये क्या कहलाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। ये है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, एल्केन। कि अगर V वॉल्यूम इसका लेंगे तो ये होगा Vx + Y, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? V वॉल्यूम। कि CO2 का जो वॉल्यूम, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो कई बार आपको क्या है, क्वेश्चन आते हैं कि एल्केन का इतना वॉल्यूम लिया गया, इससे इतने वॉल्यूम CO2 बनी, इतने वॉल्यूम O2 का यूज हुआ, तो बताएं कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने एक पूरा अच्छी तरह से एक चैप्टर लिया है GOC में, यूडियोमेट्री। आप उसमें देखें एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो,
आप उसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने यूडियोमेट्री में समझाया। यहां पर मैंने सिंपल सिर्फ एल्केन के लिए बता रहा हूं, या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आप। तो यहां पर CXHY है, अगर इसका वॉल्यूम है V तो O2 का वॉल्यूम यूज होगा Vx + y/4, तो उसमें CO2 का वॉल्यूम बना XV, वॉल्यूम ऑफ CO2। समझ गए बच्चों कि ये है एल्केन का आयतन, कितना लिया आपने, ठीक है, टेकन जो लिया है, ये है O2 का दहन में प्रयुक्त आयतन। समझ गए ना, समझ गए। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर कंबस्शन, कि आपने उसको जलाने में कितना यूज किया, और ये है CO2 का उत्पन्न आयतन, कितना आयतन प्रोड्यूस्ड हुआ। अब मान लो एक क्वेश्चन में आपको दे दूं तो समझ गए आप कि जब इसका कंबस्शन होता है और यहां पर हीट प्रोड्यूस्ड होती है बच्चों, ऊष्मा निकलती है, जिसे हम बोलते हैं दहन ऊष्मा। अभी इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं कि दहन ऊष्मा कंबस्शन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और आपको कोई भी 4 एल्केन्स दे रखे हैं तो आप कैसे पहचाने कि उनकी कंबस्शन एंथैल्पी क्या होगी। तो देखो यहां तक बात समझ गए। अब मैं एक क्वेश्चन देखो इस तरह से सॉल्व करता हूं। सपोज आपको यहां पे ये तो समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकाले आपने, समझ गए ना, कि यहां पर आपने लिखा V, तो ये था Vx + y/4 O2, ये है तो ये हो जाएगा XV। अब सपोज ये हमारे पास है 10 ml, तो यहां 10x + y/4, तो यहां सपोज आपके पास है 40 ml। मींस यहां पर जो B की वैल्यू है बच्चों वो कितनी बन गई, 40 ml। अब हम आ जाते हैं कि यहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम था, ठीक है, कि ये कितने बन गए, तो ये आपको ले लिया गया कि जितने भी वॉल्यूम है उसमें x से मल्टीप्लाई करना है तो x आ जाएगा। तो अब हमें यहां पर पता है, मैंने यहां दे दिया कि ये है 10 ml और यूज्ड ऑक्सीजन जो है वो है 65 ml, और जो प्रोड्यूस्ड CO2 है वो कितना है, 40 ml। समझ गए ना कि आपके पास जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ है वो कितना है, 40 ml। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि यहां पर आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखो बच्चों यहां पर आप अच्छी तरह से कि XCO2, मतलब यहां पर मैं ये कहूं कि ये क्या है, XCO2, CO2 = आपके पास है 40 ml, ठीक है। सॉरी यहां पर आपको यहां पर क्या लेना था, XB, तो आपने यहां लिखा x × 10। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, देखो यहां पर ये अच्छी तरह से समझे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x, जितना भी b है वो सब में मल्टीप्लाई कर दे, तो 10x ये है, ये क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ओके, तो यहां पर अब सॉल्व करते हैं कि 10x = कितना दिया गया है, 40। मैंने यहां पर आपको दे दिया ये कितना है, 40 ml, तो x कितना आ गया, 4। अब इसमें वैल्यू पुट अप करें तो y आ जाएगा। अब हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, बल्कि हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ किसकी, y का मान निकालना है, y का मान। तो देखो आप यहां रखें 10, यहां हो गया 4 प्लस y/4 = कितना दे रखा है मैंने आपको, 65, तो ये हो गया 40 + 10y/4 = 65। और आगे चले आप, तो 10y/4 = अब यहां से आप देखो तो यहां से आ जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये 65 - 40, तो 10y/40, इसमें कितना हो गया, 25, तो 10y = 100, तो y = कितना आ गया, 10, ये। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 10, तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो हो गया C4H10। समझ गए ना,
ब्यूटेन। तो इस फॉर्मूले से आप जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एल्केन का फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला, एल्काइन का फॉर्मूला। बस आपको ऑक्सीजन यूज्ड कितनी हुई वो वॉल्यूम पता हो और आपको क्या पता हो H2 CO2 कितना बना वो, या फिर H2O की वेपर फेस में बता दिया गया हो कि इतना बन गया है H2O, तो Y/2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि Y/2 H2O वेपर। इससे अगर H2O की वेपर का वॉल्यूम पता है तो Y आ जाएगा, तो आप इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, यहां पर है एक हीट ऑफ कंबस्टन, दहन की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, डेल्टा HOC, हीट ऑफ कंबस्टन। ओके, तो देखो हीट ऑफ कंबस्टन, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ फ्यूल मींस एल्केन। समझ गए ना, 1 मोल एल्केन का जब कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कितनी हीट रिलीज हुई एक कांस्टेंट प्रेशर में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन एंथैल्पी। समझ गए बच्चों कि 1 मोल एल्केन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा, वही है कंबस्टन एंथैल्पी। सपोज ये है CH4O2 से, तो इसकी डेल्टा HC स्टैंडर्ड स्टेट में है -213 किलो कैलोरी पर मोल। ये है इथेन की कंबस्टन एंथैल्पी। जितना बड़ा एल्केन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब आप यहां ध्यान रखना है, कई क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे कि HOC का ऑर्डर क्या है। तो देखो यहां पर ध्यान रखना है, HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको डिफरेंट एल्केन्स दे रखे हैं, मींस उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन में कार्बन की जो संख्या है ना, एल्केन में कार्बन संख्या, वो देखें उसके बेस पर। और अगर आपको आइसोमेरिक एल्केन्स दे रखे हैं, समवैधी एल्केन, और फिर पूछा है HOC, तो आप ब्रांचिंग देखें, शाखा। जितना ज्यादा शाखाएं निकलेंगी उतनी ही ज्यादा दहन ऊष्मा होगी। क्यों? क्योंकि उतनी अच्छी उसकी फ्यूल कैपेसिटी होगी, उतना अच्छे से वो जलेगा। और अगर एल्केन की स्टेबिलिटी की बात की गई हो तो बिल्कुल उल्टा होता है, एल्केन ज्यादा स्टेबल होंगे तो HOC कम हो जाएगी। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो ऑब्जेक्ट में आते रहते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें आप। तो आपको एक ही एल्केन का आइसोमराइजेशन कर दिया गया हो या फिर अलग अलग आपको एल्केन्स दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप इनमें चलें कि अगर एक नॉर्मल की इससे ज्यादा होगी C2H6 की, इससे ज्यादा होगी C3H8 की, इससे ज्यादा होगी नॉर्मल C4H8 की, इससे ज्यादा होगी नॉर्मल C5H10 12। ओके, मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेल्टा HC भी इंक्रीज हो रही है। जस्ट ऐसा ही सपोज हमारे पास ये है, इससे ज्यादा होगी इसकी, इससे ज्यादा होगी इसकी, और इससे ज्यादा होगी हेक्सेन, तो यहां पर भी ये ठीक है HOC का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आता है कि कहीं कहीं आइसोमर्स दे देते हैं। सपोज आपके पास ये है एक एल्केन हेक्सेन, ठीक है, फिर इस हेक्सेन को हमने इसमें चेंज कर दिया, फिर हमने इस एल्केन को ब्यूटेन में चेंज कर दिया और 2 साइड चेन निकाल दी, फिर हमने इस एल्केन को प्रोपेन में चेंज कर दिया, और तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, समझ गए ना बच्चों, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो HOC भी इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ही ज्यादा, ठीक है। जैसे कि और हम ये देखें कि हमारे पास सपोज ये एक एल्केन है, फिर हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, हेक्सेन में, फिर हमने इसको चेंज कर दिया पेंटेन में, ऐसे, फिर और आगे बढ़े, अब हमने यहां पर इसको ब्यूटेन में ले लिया। ब्यूटेन में सपोज आपने यहां पर 1 2 3 ऐसे लगा दिया, इससे ज्यादा अगर आपने ब्यूटेन में ऐसे कर दिया, इससे ज्यादा हो जाएगी जब आपने ऐसे कर दिया। ओके, तो और इससे ज्यादा इसमें आ जाएगी 1 2 1 2 3 4, या हम और कहें कि इस तरह से यहां पर ऐसे लगा दिया गया है 1 2 3,
और ये है 1 2 3 4। और अगर मान लो हम इसको यूं, तो इससे ज्यादा हो जाएगी, यहां पर लगा दें, यहां लगा दें, यहां लगा दें। तो जितनी ज्यादा आप ब्रांचिंग करोगे उतना ही ज्यादा एचओसी हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो ये सब किसके ऑर्डर है बच्चों? एचओसी के। देखो आप, ओके, ये मैंने एचओसी जस्ट ऐसा ही मान लो आपको एक हेक्सेन दे दिया गया हो या पेंटेन, ओके, आप देखोगे कि ये है हमारा आपके पास पेंटेन 1 2 3 4 5। आप इसे ऐसा ले लें 1 2 3 4 5, या आप इसको ऐसा ले लें। तो यहां पर हम देखेंगे HOC का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ओके, ये है हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इससे आइसोमेराइजेशन करा दें और इस तरह से इसमें चेंज कर दें आइसो ऑक्टेन में, ठीक है। तो यहां भी कंबस्शन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो आप जितना ज्यादा ब्रांचिंग करेंगे एल्केन में, HOC की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है इसी में है एक कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का उत्प्रेरकीय, ठीक है, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। मतलब ये है कि हम एल्केन्स को कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताओ। जैसे फर्स्ट है कि CH4, इसका ऑक्सीडेशन कैटालिटिक कंडीशन में, समझ गए ना, कि अगर हम इसको ऑक्सीजन का जो O2 से कॉपर की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा लगभग 100 atm है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो बनता है CH3OH। देखो यहां पर इसको मिथाइल अल्कोहल, ओके, या इसी को बोलते हैं कार्बोनिक कार्बिनॉल। सर क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि कॉपर की प्रेजेंस में कार्बिनॉल बनता है, किससे? मीथेन से। फिर से बने, मीथेन की प्रेजेंस में कॉपर, मीथेन है, कॉपर की प्रेजेंस में कार्बिनॉल मींस मिथाइल अल्कोहल। CH4 + O2, यहां पर Mn मोलिब्डेनम MO और, ठीक है, MOO, ये। या फिर इसी में जो ऑक्सीडाइजर होता है वो ले सकते हैं क्या? MO2O3। तो यहां पर फॉर्मेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड, समझ गए? तो यहां पर मोलिब्डेनम फॉर्मल्डिहाइड कैसे याद रखोगे? मीथेन को MO से फॉर्मल्डिहाइड मोलिब्डेनम, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, यहां पर हम CH4 + H2O वेपर में निकल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बनता है CO + H2। ये कहलाती है बच्चों क्या? वाटर गैस, या इसी को बोलते हैं सिन गैस। अगर यही रिएक्शन और वेपर की प्रेजेंस में कराई जाए तो इसमें बन जाता है CO2 + H2 गैस। आप देखोगे कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की एक मेथड आती है, बॉश की मेथड, उसमें इस तरह से प्रिपरेशन होता है। तो यहां पर CH4 से, तो यहां कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता है। और देखो, अगर हम कोई बड़ा एल्केन लेते हैं जैसे CH3 और O2 Ag2O की प्रेजेंस में, तो ये चेंज हो जाता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट ऐसा ही R3CH, सपोज कि CH3CH, टर्शरी ब्यूटेन अगर आप ले लें और KMnO4 की प्रेजेंस में रखोगे तो बन जाएगा ROH, या यहां पर हम देखें KMnO4 तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3COH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। बट स्लोअर मेंबर ऐसी रिएक्शन नहीं करते। और अगर इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्जन, ठीक है बच्चों, तो CH4 का अगर इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है तो वही बन जाती है CO + H2, और ये पॉइजनस गैस होती है। तो ये क्या था? पूरा एल्केन का ऑक्सीडेशन।
मैंने आपको कंबस्टन एंथैल्पी, उनका ऑर्डर, ठीक है, जस्ट और एल्केन का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बताया। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन कई बार आ चुकी है, इसको विशेष ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट के काम की क्वेश्चन है, आपको एक टर्सरी ब्यूटेनॉल दिया जाएगा, एक टर्सरी एल्केन और पूछा जाएगा कि NO4 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको